नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल 24x7 और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ। रामपुर में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बता दें कि पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां से मुलाकात की गई और वहीं मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि आजम खां हमारी पार्टी के दरखास्त हैं और 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ये बड़ी लड़ाई है और उसमें हम सब लोग मिलकर लड़ेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि आजम खां पर सरकार ने झूठे मुकदमे लगाए हैं। मैं आज अभी आपसे बैठ कर के स्वास्थ्य को लेकर के और उनका हालचाल ले रहा हूँ। और आदरणीय आजम खां साहब वो बहुत पुराने नेता हैं। पुराने नेताओं की बात ही कुछ और है, पुराने लोगों की बात ही कुछ और होती है। ये हमारी पार्टी के दरख्त हैं, इतनी गहरी जड़ें और उतना ही गहरा उनका साया भी हम लोगों के साथ हमेशा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड कांग्रेस ने बड़ा ऐलान कर दिया है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पार्टी गठबंधन धर्म का पूरी तरह पालन करेगी और सभी सहयोगी दलों को साथ लेकर मैदान में उतरेगी। झारखंड कांग्रेस का दावा है कि महागठबंधन की एकजुटता ही बीजेपी को कड़ी टक्कर देगी। पार्टी ने भरोसा जताया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़कर कांग्रेस और उसके सहयोगी दल मिलकर जीत दर्ज करेंगे। देखिए, कौन कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेगा ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए महत्वपूर्ण यह है कि हम बिहार के 243 सीटों पे इंडिया अलायंस पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और हम चुनाव सत्ता के लिए नहीं लड़ेंगे। हम चुनाव लड़ेंगे नया बिहार बनाने के लिए, जिस बिहार में युवाओं की रोजगार की बात होगी, जिस बिहार में किसानों के चेहरे पे खुशहाली की बात होगी, जिस बिहार में महिलाओं के आत्मसम्मान की रक्षा की बात होगी, जिस बिहार में छोटे उद्योग लगाने की बात होगी, बड़े उद्योग लगाने की बात होगी, तो हम वो बिहार बनाने को लेकर के चुनाव लड़ेंगे। और जब आप देखेंगे कि 14 नवंबर के बाद एनडीए बिहार से कबर गया है, पूरी तरह हार गया है, क्योंकि बिहार की जनता बिहार में बदलाव चाहती है और उस बदलाव के लिए हम चुनाव लड़ेंगे और बिहार की मजबूती और बिहार के विकास के लिए हम चुनाव लड़ेंगे। रायबरेली में हुए मॉब लिंचिंग कांड को लेकर सियासत गर्मा गई है। आपको बता दें कि बीते दिनों फतेहपुर निवासी युवक की रायबरेली में चोर यहां पर समझकर पीट कर उसकी हत्या कर दी गई। घटना के बाद राहुल गांधी के आदेश पर कांग्रेस डेलीगेशन फतेहपुर पहुंचा, जहां कांग्रेसियों ने कैंडल मार्च निकाली, जिसमें पीड़ित परिवार और स्थानीय लोग शामिल थे। सभी ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और इंसाफ की मांग की। वहीं कांग्रेस नेता प्रदीप नरवाल और नीलाशु चतुर्वेदी ने भी पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। एक दलित बेटे की सरेआम हत्याएं हो रही है। हम लोग वाल्मीकि जयंती के परिवार के लोग आज न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि हरिओम वाल्मीकि को न्याय दो। आखिर न्याय कब मिलेगा? आज हरिओम वाल्मीकि के जिस प्रकार से सरेआम हत्याएं की जा रही हैं, जिस तरह से मार्मिक वीडियो आए हैं, दिल दहलाने वाले वीडियो आए हैं, हम लोग आज मांग कर रहे हैं पूरे परिवार के साथ कि आज तक अभी तक कोई यूपी सरकार का न तो कोई मिनिस्टर आया है, न कोई मदद करने के लिए आगे आया। आखिर किसका दबाव है? कौन ऐसे शासन सत्ता में? आपने मारने वाले ने आपने देखा होगा, उसने अंतिम समय राहुल गांधी का नाम लिया है। जब मार तो उन्होंने क्या कहा था, ये राहुल गांधी नहीं, हम बाबा के आदमी हैं। तो आज बाबा के नाम पर इतनी दहशतगर्दी है, इतनी गुंडागर्दी है, जिसको चाहो उसको मार दो, होने नहीं होगा। जुल्मी कब तक जुल्म करेगा? सत्ता के गलियारों से अब जर्रा जर्रा गूंज उठेगा, अब इंकलाब के नारों से। एक्चुअली हम लोग जो अभी 1 और 2 की रात को जी रायबरेली के अंदर जिस तरह हरिओम वाल्मीकि जी की एक नृशंस हत्या की गई जी, मॉब लिंचिंग की गई जी, उससे ऐसा प्रतीत होता है जैसे उत्तर प्रदेश में जंगल राज है।
ऐसा लगता है जैसे उत्तर प्रदेश में अब न्यायालयों की ज़रूरत नहीं है, जांच एजेंसियों की ज़रूरत नहीं है, पुलिस की ज़रूरत नहीं है और लोग कहीं भी किसी को मार सकते हैं जी। और मारने वालों के साथ जो पुलिस को बर्ताव करना चाहिए और शासन को जो उनको सज़ा देने की व्यवस्था करनी चाहिए, उस मामले में कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से कोताही दिखती है। बल्कि जिस तरह जिसको मारा गया, जब अपने अंतिम क्षणों में वो राहुल गांधी कह के चिल्लाता है, तो वो सब कहते हैं वो राहुल गांधी वादी, यहाँ तो सब बाबावादी हैं। तो क्या बाबा जी ने यानी योगी जी ने गुंडों को खुली छूट दे दी है? क्या आप किसी को भी शूट एट साइड कर दो, किसी को भी कहीं भी मार दो, खुलेआम मार दो, ना न्यायालय की जरूरत है, ना पुलिस की, ना जांच एजेंसी की? आखिर किस अधिकार किसने दे दिया इस तरह हत्या करने का? कानपुर विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव न होने को लेकर सपा युवा जनसभा के कार्यकर्ताओं ने टीएम को ज्ञापन सौंपा है और इस दौरान उन्होंने कहा कि बीते साल में छात्र संघ के चुनाव पर पाबंदी लगी है। उन्होंने कहा कि वो राज्यपाल से ये मांग करेंगे कि छात्र संघ चुनाव को बहाल किया जाए। बीते सालों में जो कुछ हुआ था उसके बाद से उत्तर प्रदेश में पुलिस व्यवस्था और दुरुस्त करती गई है, जिससे अब कोई घटना नहीं हो सकती। यहाँ आज हम लोग डीएम कार्यालय पर महामहिम राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन लेके आए, जिसमें मुख्य विषय मुद्दा हम लोगों का था छात्र संघ बहाली। छात्र संघ कई वर्षों से हमारे यहाँ कानपुर में बंद है, ये सत्य है। पहले कई कुछ घटनाएं हो गई कभी, लेकिन उन घटनाओं को देखते हुए हमेशा के लिए छात्र संघ नहीं बंद किया जाना चाहिए। छात्र संघ राजनीति की एक नर्सरी है, यहाँ से नौजवानों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और यहीं से विधायक, सांसद, मंत्री सब यहीं छात्र संघ से निकले हुए ही लोग होते हैं। चाहे आप किसी भी बड़े नेता को देख लीजिए, लेकिन कई वर्षों से ये बंद है। अब हम लोग की मांग है छात्र संघ दोबारा से बहाल किया जाए। अब हमारे पास ड्रोन कैमरे हैं, कई कैमरे हैं, पुलिस पहले से भी तेज़ है। 2012 से 17 में पुलिस में परिवर्तन किया गया, बहुत अच्छा परिवर्तन किया गया था, कई सुविधाएं दी गई समाजवादी सरकार में। तो अब उस तरीके की घटनाएं होना लगभग असंभव हैं। तो हम लोग की ये मांग है, हम छात्र सभा के साथी हैं, युवजन सभा के सभी साथी हैं, यहाँ पर खड़े होकर हम लोग मांग कर रहे हैं कि दोबारा से छात्र संघ चुनाव चालू किए जाएं। श्रावस्ती में डीएम अजय कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में पीसीएस परीक्षा की तैयारियों को लेकर बैठक पूरी तरह से संपन्न हुई, जिसमें डीएम ने संबंधित अधिकारियों को शांतिपूर्ण और नकल विहीन माहौल में परीक्षा कराए जाने के निर्देश दिए। ऐसे में आपको बता दें कि 12 अक्टूबर को 2 पालियों में परीक्षाएं आयोजित होंगी। 3 केंद्रों पर 2232 अभ्यर्थी शामिल होंगे, जिसके चलते डीएम ने सीसीटीवी निगरानी, बिजली, पेयजल, शौचालय और स्वच्छता की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। परीक्षा के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में इसको सुचितापूर्ण ढंग से संपन्न कराना है। इसमें शासन से और आयोग से विस्तृत दिशा निर्देश प्राप्त हो चुके हैं, जिसके क्रम में कार्रवाई की जा रही है। सभी जो हमारे केंद्र हैं उस पर सीसीटीवी कैमरे की जो है व्यवस्था की गई, जिसके माध्यम से सर्वेलेंस किया जाएगा। इसके साथ ही पर्याप्त पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की जो ड्यूटी लगा दी गई है और जो जिन इन्विजिलेटर के रूप में जिनकी ड्यूटी है उनकी बैठकें हुई हैं, उनको पर्याप्त जो संबंधित निर्देश थे वो दे दिए गए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जो पीसीएस की परीक्षा है और वन विभाग की जो परीक्षा है वो शांतिपूर्ण और सुचितापूर्ण ढंग से 9 अक्टूबर को सीएम योगी जालौन के उरई में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वो जिले समेत बुंदेलखंड क्षेत्र को हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। मुख्यमंत्री के प्रस्तावित आगमन को लेकर प्रशासन और पुलिस महकमा पूरी तरह अलर्ट मोड पर है, जिसके चलते कानपुर जोन के एडीजी आलोक कुमार सिंह ने उरई पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जालौन के उरई में इंदिरा स्टेडियम में दौरा करेंगे, जहां पर करोड़ों रुपए की योजनाओं का लोकार्पण करेंगे और करोड़ों रुपए की योजनाओं का सौगात देके जाएंगे। आपको बता दें कि जालौन में कल योगी आदित्यनाथ का दौरा है, जहां पर तैयारियां अंतिम चरण पे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह सभी विभागों के स्टॉल लगाए जा रहे हैं और यहाँ टेंट जनसभा को संबोधित करने के लिए टेंट लगाया जा चुका है। आपको बता दें कि कल योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री दोपहर 1 बजे यहाँ पर उतरेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। जालौन से एचएनएन के लिए विकास गुप्ता।
हम आगे बढ़ते हैं। तेवरिया मेडिकल कॉलेज में पानी की टंकी में शव मिलने का मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कॉलेज के प्राचार्य को हटा तो दिया, लेकिन विपक्ष इसे महज दिखावटी कार्रवाई बताते हुए प्रदेश सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा कि केवल यहां पर ट्रांसफर से काम नहीं चलेगा, बल्कि दोषियों पर निलंबन की कार्रवाई होनी चाहिए। इस पूरे प्रकरण में निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए। देख रेख में है और नाना ट्रांसफर कोई दंड नहीं, उनको सस्पेंड किया जाना चाहिए। जांच के बाद अगर और दोषी पाए जाते हैं तो उनको और रिकमेंड करना चाहिए कि उनके खिलाफ और क्या क्या कार्रवाई। ये माननीय लोग इस प्रकरण की जांच और कार्रवाई की मांग क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या इसमें आप जनप्रतिनिधियों पे भी सवाल उठा रहे हैं कि उनकी भी लापरवाही मान लीजिए इसमें? भाई जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी क्या है? जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी तो ये कि न्याय की अपेक्षा। दक्षिण भारत में संतों की प्रतिमाओं का अनावरण इस वक्त यहां पर किया जा रहा है और इस कार्यक्रम में निर्मला सीतारमण से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ सभी अतिथिगण मौजूद हैं। सीएम योगी अपने संबोधन में क्या कुछ कह रहे हैं, आप भी सुनिए। प्रकाश गुप्ता जी, डॉक्टर अमित सिंह चौहान जी, चंद्रभानु पासवान जी, रामचंद्र यादव जी, अभय सिंह जी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सभी हमारे अन्य पदाधिकारीगण आज के इस समारोह में विशेष रूप से उपस्थित दक्षिण भारत से, तमिलनाडु से, कर्नाटक से, आंध्र प्रदेश से उपस्थित हमारे सभी सम्मानित अतिथि और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले अयोध्या के इस पावन क्षेत्र बृहस्पति कुंड में दक्षिण भारत के 3 पूज्य संतों श्री त्यागराज महास्वामी, श्री पुरंदरदास महास्वामी और श्री अरुणाचल कवि महास्वामी की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी दक्षिण भारत से आए हुए और अयोध्या से भी उपस्थित सभी श्रद्धालु जनों का और विशेष रूप से जिनकी उपस्थिति आज के समारोह में हम सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिनकी प्रेरणा से एक कार्यक्रम यहां पे हो पा रहा है, ऐसी केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट अफेयर्स की मिनिस्टर माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का मैं उत्तर प्रदेश सरकार और सभी राम भक्तों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं इस अवसर पर पूरे देश और दुनिया में फैले हुए श्री त्यागराज महास्वामी, श्री पुरंदरदास महास्वामी और श्री अरुणाचल कवि महास्वामी के सभी भक्तों, अनुयायियों को हृदय से बधाई देता हूं कि जो इन 3 पूज्य संतों की भावना थी और दक्षिण भारत में उन्होंने 15वीं सदी से 18वीं सदी तक श्री राम भक्त के प्रचार प्रसार के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया, आज उनकी प्रतिमा उनके आराध्य के ही श्री चरणों में बृहस्पति कुंड में स्थापित हुई है। इसके लिए आप सभी को और देश और दुनिया में फैले हुए सभी इन तीनों पूज्य संतों के अनुयायियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं, उन सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। यह अवसर हमारे लिए
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के अभियान को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण अभियान है। आप याद करिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत यह प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों को उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक पूरे भारत को जोड़ने के लिए हमारे पूज्य संतों ने, हमारे आराध्य महापुरुषों ने, अवतारी महापुरुषों ने जो योगदान दिया था, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए हम सब किस रूप में योगदान दे सकते हैं। आज का ये समारोह उसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी है और उस महत्वपूर्ण कड़ी के माध्यम बनी है केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट अफेयर्स की मिनिस्टर माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। मैं उनका इस अवसर पर प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं इस अवसर पर उनका इसलिए भी अभिनंदन करता हूं कि अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उन्होंने शारदीय नवरात्रि की प्रथम तिथि से पूरे देश के अंदर नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म की घोषणा करके 140 करोड़ की आबादी को भारी राहत दी है। पर्व और त्योहारों में इसके कारण लोगों के मन में एक नया उत्साह है, मार्केट में एक नई मजबूती देखने को मिल रही है और आज उनका उत्तर प्रदेश में आगमन हुआ है। मैं उनके इस रिफॉर्म के लिए भी उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, हमारे दक्षिण भारत के इन तीन पूज्य संतों के प्रतिमा को एक ऐसे पवित्र स्थल पर अनावरण करने का, उन मूर्तियों को स्थापित करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है जो देवताओं के गुरु बृहस्पति के नाम पर माने जाने वाला पवित्र कुंड है। हर बृहस्पतिवार को यहां पर श्रद्धालु आकर के स्नान करता है और मार्गशीर्ष की शुक्ल पक्षमी की पंचमी को तो विशेष रूप से वहां पर एक आयोजन होता है। आप याद करिए कि इन पूज्य संतों के दर्शन बृहस्पति कुंड के साथ ही प्रतिवर्ष अयोध्या आने वाले कोटि कोटि श्रद्धालु जनों को भी अब करने का अवसर प्राप्त होगा। और दक्षिण भारत में इन तीन पूज्य संतों ने जो योगदान दिया है राम भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए, जिनमें श्री त्यागराज महास्वामी ने, जिनके बारे में कहते हैं कि कर्नाटक संगीत के तीन महानतम जो संगीतज्ञ थे, जिन्हें श्यामा शास्त्री, श्री मुत्तुस्वामी दीक्षितर के साथ ही कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति के रूप में श्री त्यागराज महास्वामी को भी स्थान मिलता है। और आज जो दक्षिण भारत में उन्होंने 18वीं सदी में भगवान श्री राम के हजारों गीतों को रच करके तेलुगु भाषा के माध्यम से दक्षिण भारत के स्थान स्थान पर इसके प्रचार प्रसार के लिए उस समय अपना योगदान दिया है, आज उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का अवसर हम सबको प्राप्त हुआ है। यह अवसर माननीय वित्त मंत्री जी के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए प्रभु श्री राम का भक्त होने के नाते यह हमारा दायित्व बनता है कि हम भगवान राम के उन सभी अनुयायियों को सम्मान दें जिन्होंने सम और विषम परिस्थितियों में भगवान राम की भक्ति को
देश के कोने कोने तक पहुंचाया है, उनको सम्मान दे। आज यहां पर त्यागराज महास्वामी की इस प्रतिमा के माध्यम से सम्मान यहां पर उन्हें उपलब्ध किया जा रहा है। श्री पुरंदर दास महास्वामी का, जिनके बारे में कहते हैं कि सन 1434 से लेकर के 1564 तक कर्नाटक संगीत के जनक के रूप में उन्हें जाना जाता है और कर्नाटक राज्य के चित्रदुर्ग जिले में इनका जन्म हुआ और उन्होंने दक्षिण भारत में पहले एक सफल व्यापारी के रूप में, फिर भगवान विट्ठल के एक भक्त के रूप में उन्होंने दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन को बढ़ावा दिया। श्री हरिदास संप्रदाय के एक प्रमुख संत के रूप में उन्होंने भगवान राम की भक्ति का प्रचार प्रसार कन्नड़ भाषा में अपने कीर्तन और पद्यों के माध्यम से उन्होंने जगह जगह इन्हें ले जाने का काम किया है। आज यद्यपि उनके बारे में कहते हैं कि उन्होंने लगभग 4,75,000 से अधिक भक्ति गीत और कीर्तन लिखे, जिनमें से आज भी 2,000 से अधिक कीर्तन और भक्ति पद्म गीत ऐसे हैं जिन्हें कन्नड़ भाषा में दक्षिण भारत में भगवान राम और विट्ठल भगवान की भक्ति के माध्यम से आज भी वहां की भक्ति के माध्यम से हमें जानने सुनने को प्राप्त होता है। ऐसे पूज्य संत के प्रति भी आज हमें यहाँ पे उनकी मूर्ति की स्थापना के माध्यम से कृतज्ञता ज्ञापित करने का अवसर प्राप्त हुआ है। और पूज्य स्वामी अरुणाचल कवि महास्वामी की, जिनके बारे में जिनका कालखंड सन 1711 से लेकर के 1779 तक है, इन्हें कर्नाटक संगीत में विशेष स्थान प्राप्त हुआ है और तमिलनाडु के वालुकर नामक गांव में इनका जन्म होता है। प्रारंभ में संस्कृत और तमिल साहित्य के विद्वान थे और बाद में इन्होंने अपनी संगीत और भक्ति के माध्यम से इन्होंने रामायण पर आधारित